Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with lecture number 29 for MSPM's Project Quality and Risk Management. ये जो PRM 702 है, इसमें हमने क्वालिटी को भी टच किया है और रिस्क मैनेजमेंट के एरिया को भी टच किया है. एक तरह से इनका लिंकेज भी है, बट होपफुली कि वो जो लिंकेज है इंशाल्लाह अब तक आपको समझ आ गया होगा. वी हैव कवर्ड द बेसिक्स, द PMI प्रोसेसेस, वो जो पूरा उसका साइकिल ऑफ रिस्क एनालिसिस है हमने वो भी कर लिया है. ये जो आज का लेक्चर और अगला लेक्चर द 29 एंड 30 हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 पेपर्स पढ़ें. PDF फाइल्स होंगी जो आपके पास होंगी इंशाल्लाह, मगर उसको कवर करेंगे और इस तरह से एक तरह से उसको नटशेल में डाल देंगे जो चीज़ें हमने अब तक कवर कर ली हैं. द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन आर द आउटपुट्स. एक तो RBS क्या चीज़ होती है, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. आई वुड लाइक यू टू be able to understand why there's a need to create a risk management plan, और फिर risk assessment matrix क्यों है. जो आपका identification का वो जो होता है risk register, that is very important, and so you need to have a good template in your hands so that you know कि कौन से जो columns हैं, कौन सी fields हैं, they are more important. और फिर monitoring and control में we can use the same risk register for updates. तो वो जो आपको फायर कंट्रोल वाला दिया था टेम्पलेट, दैट्स अ प्रिटी गुड टेम्पलेट टू स्टार्ट ऑफ विथ. और इंशाल्लाह जब आप काम ये करते रहेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें एडिशंस भी होंगी, एलिमिनेशंस भी होंगी, इन्हांसमेंट्स भी होंगी, और देन इट विल बिकम योर ओन रिस्क रजिस्टर. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ जिसको हम ट्रूली अंडरस्टैंड करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कारआमद डॉक्यूमेंट बन जाता है. मगर the important thing to know and realize is you have to get into a habit of using this documentation. Project management में जब आप ये काम शुरू कर देंगे करना, तो आप देखेंगे कि आपका जो पूरा project management का करियर है ये बड़ा organized हो जाएगा, and all in the works of trying to become one of the very best project managers around. So with that, let's start off. Lecture number 29 है आज का, and I will start off with the PDF file. ये जो पहला पेपर है, this was published in PM World today, and it was published a long time ago. November 2006 का ये पेपर है, मगर जितनी बातें हमने की हैं अभी तक, एक बड़े अच्छी तरह से इसको वो कनेक्ट करता है. And we are going to focus on the risk reserve. जो PMI की हमने 2 लेक्चर्स किए थे इस लेक्चर से पहले, 27 and 28, उसमें भी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज अ रिस्क रिजर्व, मैनेजमेंट रिजर्व क्या होता है, कंटिंजेंसी रिजर्व क्या चीज़ होती है. तो अगेन जब यही चीज़ आप को हम रीइटरेट करके बताएंगे तो एवरीथिंग विल बिकम रियली क्लियर इन योर हेड्स. सो पब्लिश्ड इन PM World टुडे, November 2006. It's connecting the world of project management. PM World today, it's a tips and techniques, and the name of the paper is Establishing a Risk Reserve. It was written by a person called Daniel Galurat. A risk reserve is the additional amount of time, money, or personnel required to fund mitigation activities that will take a program to successful completion. A risk reserve may be built into the estimates by setting the probability within parametric models. अच्छा, risk reserve सिर्फ ये ना समझे, हमने कहा था कि समझें कि एक इट्स अ बकेट और अ पूल ऑफ वाटर और अ पूल ऑफ मनी दैट हैज बीन सेट असाइड. अगेन यू कैन नॉट जस्ट टेक मनी आउट ऑफ इट एंड कंसिडर दैट इट्स एक्सटेंशन ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट. दैट इज नॉट द केस. एवरी टाइम यू गेट टू टेक मनी आउट, और मनी सिर्फ मनी डॉलर या रुपीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है. इट्स personnel, additional resources, anything that affects your triple constraints, anything that extends your project beyond what was baselined. और baseline का क्या है कि इन्हीं planning phase में जब हमने ideally उसको एक set of activities को define किया था और ये कहा था कि इस date को along with so many activities we will finish off the project. Within what we had planned, things can change, right? We all agree कि चीज़ें बदल सकती हैं,
situations occur हो सकती हैं. We talked about when do we use management reserve natural disasters के या unknown में, और contingency reserve के लिए हमने क्या word use किया था, known unknown. ठीक है. With that, whenever you try to get money off of the contingency reserve or the management reserve, there's a great deal of explanation that needs to take place. You need to be able to be in a position where you can ideally engage people in understanding why additional resources are needed, जिसको यहाँ पे personnel कह रहे हैं, या why do we need to take additional time, again यहाँ पे वो उसकी बात कर रहे हैं. Time, personnel जब भी आप use करते हैं या extend करते हैं, money is always needed, right? लोगों को आपने हायर किया, additional hours की requirement हो गई, money, it equates to money. So, going back to what they're saying, that a risk reserve is any additional amount of time, money or personnel above and beyond what we had put aside or what we had baselined after the planning phase of the project that will take a program to successful completion. Changes जो होती हैं, identified, signed upon changes जो होती हैं, उसके लिए customer usually pays for money by themselves. Most of the time that money does not come out of either the contingency reserve or the management reserve. जिस तरह से अगर हम कोई वेब पेज बना रहे हैं, उसमें कोई enhancement करनी है, उसके लिए customer additional funding लेके आता है. ये वो situation नहीं है कि हम कहेंगे कि हम contingency reserve से या management reserve से पैसे निकाल के इसमें डाल दें. Contingency reserve, management reserve are for risks, या ऐसी चीज़ें जो हम predict नहीं कर पाए, जहाँ scope stays the same. Okay, so with that, let's move forward. A risk reserve may be built into the estimate by setting the probability within parametric models. It could be a certain percentage. अब अगर हम money की बात करेंगे, तो जैसे अमेरिका में डेवलप नेशंस में जो है स्टैब्लिश प्रोजेक्ट्स हैं, 3 to 5% इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ प्रोजेक्ट. मगर जब हम पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पे, 10 to 15% कैन बी अ गुड नंबर ऑल्सो. मगर ये जो परसेंटेजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इट्स नॉट रिटन अप एनीवेयर. ये कहीं नहीं लिखा है कि हम इतना ही यूज़ करेंगे. It varies from project to project. Again, large and small project को हमको word term नहीं use करना चाहिए. Simple या complex project का word use करना चाहिए, and that makes more sense. When the estimate is allocated to specific activities and elements of a project and the associated costs are accounted for and budgeted through the work breakdown structure, which is the WBS, a reserve should be established to address only potential problems. ठीक है? Reserves are for unidentified events that we could not identify in the planning phase. These are threats. These are conditions that will affect or have affected my project. So ये वो नहीं है कि हमने कहा कि अच्छा 5% रिजर्व है, कोई बात नहीं, let's estimate the project, और अगर ज़रूरत हुई तो हम मैनेजमेंट रिजर्व या कंटिजेंसी रिजर्व से पैसे निकाल लेंगे. We need to have a very clear head of when can we and when we cannot use the reserve. The project manager should use a disciplined and comprehensive method to access project risk in the estimate. Usually change control board के through जाते हैं. Project manager identify करता है, explain करता है to establish board, which is the change control board. Change control board के members होते हैं upward sponsors, और उनको explain करता है, they all agree upon it, they sign upon it, and then they can use a certain amount of money for purpose of making your project successful or for timely extension or the timely delivery of the project. Estimates of the required reserve should be defined and quantified throughout a project life cycle, as specific risk elements can be used to provide adequate risk reserves.
By keeping and managing a risk reserve, an organization can fund mitigation activities and react to risks that transition to problems. अब इस पेपर में इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, जिसको हम बड़े आराम से एक तरह का प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रिस्क शुड बिकम इश्यूज और कैन बिकम इश्यूज. इश्यूज एकदम से नहीं, स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं जनरेट होने चाहिए. अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं वो होराइजन में देख रहे होते हैं कि दीज आर द प्रोबेबिलिटीज दैट कैन बी अ थ्रेट टू माई प्रोजेक्ट. When what is the definition of whatever I just said? It's a risk. Risk usually transitions into a issue. अगर आप risk के factors को eliminate करें, नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आपने minimize किया तो हो सकता है risk issue बन जाए. Issue most of the time gets changed into a change. And this is exactly what the paper is trying to tell us. That by keeping and managing a risk reserve, an organization can fund mitigation activities and react to risks that transition to problems. Management must understand that the processes and cost associated with risk management are extremely cost effective, while the cost of mitigation can be significant. ये एक जो चीज़ है ये समझने वाली है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी ऑनेस्ट विथ ऑल ऑफ यू कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वी टेंड टू इग्नोर दिस. वही वाली बात है कि जो मिटिगेशन में होता है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द अपर मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विथ कमिंग अप विथ स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट रिस्क, हम उसको इग्नोर करके कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा. ठीक है, जब प्रॉब्लम, हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, हम उसी को प्रॉब्लम के आने से पहले ही इतने पैसे खर्च कर दें टू मिनिमाइज इट. एंड द थिंग इज दैट दे आर टेकिंग अ रिस्क, राइट? बिकॉज जब इश्यूज हो जाते हैं तो इट कैन कॉज अ बिग डैमेज और डेंट इन योर प्रोजेक्ट. तो यही जो पूरा प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का खुलासा है, और इसको ज़्यादातर अपवर्ड मैनेजमेंट, स्पेशली अगर हम अपने उसमें देखें, अपने कल्चर में देखें, या अपने कल्चर से, कल्चर वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, अपने मुल्क की जब हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग रिस्क विथ सिंपल वर्ड सेइंग जब होगा तो देखा जाएगा. और रोज़ाना के हिसाब से हम अखबारों में क्या पढ़ते हैं, यहाँ फायर इरप्ट हो गया, इतने लोगों की जानें चली गई, CNG की वैन थी, सिलेंडर्स फट गए, और एक अखबार में खबर आई थी कि सिलेंडर CNG की कोई बच्चों की स्कूल बस की वैन थी, उसके साथ along with that they were carrying diesel for the generators for the school. बस में बच्चे भरे हुए हैं, बैक में CNG के वो सिलेंडर्स हैं, और उसके साथ उन्होंने क्या रखा हुआ है, उन्होंने उसके साथ बगैर सोचे समझे डीजल का एक बड़ा कैनिस्टर रखा हुआ है. what are we thinking? अल्लाह की रजा होती है बहुत सी चीज़ों में, मगर अल्लाह ने इंसान को दिमाग भी दिया है और अशरफुल मखलूकात भी बनाया है. सो सिंपल एज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मोर इम्पॉर्टेंटली upper management needs to enforce those ideas into all the levels. और ये कि ये छोटा सा कोई ड्राइवर और छोटी सी कोई बात नहीं थी, यही इसी तरह का एटीट्यूड sadly so exists and is rampant across all organization models, even the big corporate sectors, even places जहाँ घरों के अंदर केमिकल फैक्ट्रीज बना लेते हैं, लेदर की फैक्ट्रीज बहुत कॉमन है, छोटे छोटे घरों के अंदर ये काम हो रहा है with no risk aspect. कपड़ों की फैक्ट्रीज में कराची में जो सानिया हुआ, we all remember that for some time ago, मगर जो विंडोज थी उस पे ग्रिल्स लगी हुई थी, बेसमेंट में जनरेटर्स के लिए डीजल रखे हुए थे, और फायर इरप्ट होता है. they were playing with cotton. आग लग जाती है, people got trapped inside. पता नहीं कितनी जानें हमने लूज कर दी उसमें. और सोचें कि ये जाने किस सिचुएशन में गई होंगी.
सी दोज आर द एस्पेक्ट्स जिसको हम यहाँ पे कवर करना चाह रहे हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. इफ वी कैन एजुकेट each project manager, if we can educate a small percentage of project managers with this concept, फिर slowly and gradually it will start trickling down into every ranks of corporate sector, public sector, government sector, educational sector. Slowly and gradually ये जो ideas हैं ये trickle down करते जाएंगे. And you guys will be the vehicle of carrying these ideas into the market. By keeping and managing a risk reserve, an organization can fund mitigation activities and react to risks that transition to problems. Management must understand that the processes and cost associated with risk management are extremely cost effective. While the cost of mitigation can be significant, eliminate और minimize करने के लिए अगर आप upfront काम कर रहे हैं वो cost कम है. अगर वो इशू बन के आपको अटैक करता है तो वो कॉस्ट sometime you have to pay by somebody's life obviously is huge. When the cost of risk management is balanced against the cost of mitigation, और अगर हम उन दोनों को देखें कंपेयर करें both in dollars and reputation is an important word. Its risk management is a bargain. सिर्फ कॉस्ट को अगर आप छोड़ दें, रेप्यूट आपकी अपनी आपकी अपनी इज्जत, नाम, शोहरत, यू आर पुटिंग ऑल ऑफ दैट एट स्टेक. ए रिस्क रिजर्व शुड बी मैनेज्ड एंड ऑलवेज शुड एड्रेस रियलिटी. द रिस्क ऑफिसर. अच्छा, अब जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद और अभी ऑलरेडी वी आर सीइंग इन द मार्केट प्लेस, established industries में, established corporate sector में, या जहाँ पे PMOs होते हैं, project management offices होते हैं, they are hiring a person. There is actually a position that is called the chief risk officer. और इस आदमी या इस रोल का ये काम है कि to mitigate risk, to identify risk, to work with different projects, to understand कि क्या चीज़ें हैं जिसको हम रिस्क समझते हैं और इसको इशू तक ना ले जाना चाहें और ना don't take it to that level. So a risk reserve should be managed and always should address reality. The risk officer should offset the projected cost of mitigation by the number of risks and then recommend a reserve to management based on these calculations. चाहे वो 3 से 5% हो, 10% हो, 20% हो, जो भी हो, बात ये है कि रिस्क ऑफिसर, and in some cases project manager will be acting as a risk officer, they should be able to identify and they should have a say कि ये कितना percentage होना चाहिए. Remember that it's just a money set aside. ये project manager और upward sponsor both need to understand कि जो bucket of money है हमने इसको सिर्फ किनारे रखा है, इसको हम ना मैं ना वो यूज कर सकते हैं without understanding, without having a clear guidelines and documentation of why do we need to use that reserve. ठीक है? With that, risk officer should offset the projected cost of mitigation by the number of risk and then recommend a reserve to management based on these calculations. The reserve should account for unanticipated or worst case risk and should be stated as one of 3 ranges. अच्छा, ये चीज़ भी अब याद कर लेते हैं कि रिस्क की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक. 3 टर्म्स यूज करते हैं. वो अभी किसी लेक्चर में हमने बोला नहीं, मगर फॉर पीपल हु विल बी गोइंग आउट फॉर PMI सर्टिफिकेशन और अदर सर्टिफिकेशंस, इसकी भी एक कैलकुलेशन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में. नाउ यू कैन गो आउट एंड गेट दैट ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो. मगर रिस्क को जब हम करते हैं तो हम 3 कंडीशंस में करते हैं: optimistic, most likely and pessimistic. The risk reserve should include the cost of the resources required to identify and also manage critical and high risk areas. They should also include all projected estimates through risk resolution.
The reserve should be a true management asset, right? It's an asset. It's a pool of money that is set aside. ताकि when it hails and storms, we know that we won't be going from pillar to post to get additional funding. We know that we have set aside something, and if all things are clear, I can use it because it's available to me, right? I don't have to go through the whole funding process. जो 6 महीने का काम है हमको वो इतना टाइम नहीं लगेगा. हमको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत है, and then I have something for me to use, ताकि प्रोजेक्ट जो है it meets not only the schedule but also the scope obviously and the cost. ठीक है, कॉस्ट तो थोड़ी सी बढ़ गई है मगर एटलीस्ट टाइम नहीं डिले होगा. आई कैन स्टिल डिलीवर माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, या थोड़ा सा सब्सटैंशियल सा वो डिले हो भी जाए, मगर आई नो आई हैव अ पूल ऑफ मनी एंड आई डोंट हैव टू गो थ्रू मंथ्स ऑफ ट्राइंग टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. और फिर वो जो 600,000 का काम है, it can become 6 million. The reserve should be a true management asset owned by the manager, and it should include funds, it should include resources, and the potential staff required to address risks and their potential effects. Management should frequently reassess the reserve. ये नहीं कि 3 से 5% हुआ and everything that we thought, predicted, identified, everything starts breaking apart. And now what do I need? I need more funding. So जिस तरह से हर चीज continuous and continual cycle में चल रही है throughout the life cycle of the project, management reserve is also something, या contingency reserve is also something that needs to be assessed on a regular basis. ताकि ये ना हो कि it's only been 30% or 40% of the project and that pool of money is also already dried up. ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर अगर हो चुका है then we need to reassess and go through the paperwork to put in more money. अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो it goes back to the customer. अगर वो use करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो ये जो paperwork है we can eliminate that and have access to the money. That's more important for all of us to remember. Management should frequently reassess the reserve, identify resources allocated to handle contingencies, and adjust the amount. जो बात मैंने अभी कही है कि अगर सारा है then maybe we need to put in more money, maybe we need to increase the percentage, and also make sure put that in lessons learned ताकि subsequent जो projects आ रहे हैं we can use that lessons learned to identify and analyze what percentage needs to be put in that reserve amount, and adjust the amount to account for mitigation cost. Management should also frequently analyze new requirements for the reserve, manage requirements creep, this is we are talking about the scope creep, and account for potential expansion of work and its cost and schedule impacts. The risk reserve should be reevaluated and updated as risk assessments occur and account for such factors as. अब ये हम लोग factors की बात कर रहे हैं reserve. सबसे ज़्यादा तो जो important है वो है time. Add to the schedule a % above the estimated time to delivery based on the risk of delivery. Money. Increase the budget to include potential additional staff, tools and time to potential project cost. जब time and money की आ गई बात तो हम human resources की भी बात करते हैं. Staff and potential staff. The personnel organization should continue to interview for good people and establish second sources for single point staff risk. अच्छा, यहाँ बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों का टाइम और लूँगी कि ह्यूमन रिसोर्स जो फैक्टर है इट यूजुअली ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर. और अगर आपका लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है यू नेवर शुड डिपेंड ऑन वन पर्सन. जब डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल रिसोर्सेज or single resource become very high, then your risk also goes very high. Because remember, या तो कोई बेहतर जॉब मिल सकती है, हम सब इंसान हैं, आज हैं और कल नहीं भी हो सकते हैं. As a project manager,
We would like to believe that I treat my people well. I'm going to continue with these resources for the life of the project. I think they're all committed, they're all dedicated, they all feel really responsible and accountable. But as a project manager, I also need to realize the importance of having a backup plan. और backup plan का मतलब ये होता है कि you should always be in a mode where you're looking for good resources and you're trying to bring in the right resources. So if there is a person leaving the program or the project, then you know that we can have somebody who can actually be the replacement. Okay? Resources, अच्छा resources अभी सिर्फ human resources नहीं है. Resources हैं man, material, machine and more, right? Identify second sources and mitigate key resource risk. आपका material है, equipment है, machines हैं, कई दफ़ा होता है कि logistic details भी होते हैं, can be issues to us. अब अगर आप देख रहे होते हैं कि कराची, लाहौर, दुबई लोगों के headquarters होते हैं जहाँ development हो रही है, you should be able to be in a position where you can actually move your headquarters or you can move your development staff as required and as needed, depending on the complexity of the project that you're doing. So with that, all this is said and done. Let's look at the read के paper लिखा किसने है. Daniel Gollereth है, इनका ये जो person है काफी सारे papers लिखे हुए हैं इन्होंने. He has over 35 years of experience in the software industry where he has solved a variety of management, costing systems and software problems and performed all aspects of software development and management. Basically, if you read through his credentials, seem like more of a consultant. Magar ye consultant play an important role. Remember, this is 2006. Long time ago, right? You would say कि वो उतना पुराना, मगर that was a time when risk management, quality management, and the other areas of project management were taking shape and form. पहले लोग consultants को hire करते थे to bring in, और ये जो consultants होते थे, they would bring in, और जिसको कहते नहीं कि fresh breath of air डाल देते थे organizations में. Because इनका अपना जो organizations थी, उनका अपने knowledge base और expertise नहीं developed थी. So about 2006 time frame, I would say 2004 से 2010 के बीच का जो time frame था, most of the organizations, most of the corporate sector, and still are, by the way, are very reliant on consultancy firms. They're very reliant on these little software houses, or software houses की बात नहीं करनी चाहिए, generically ये जो होते हैं consultancy groups होते हैं, advisors होते हैं, subject matter experts होते हैं, to come in and establish a process. So from that perspective, this person writing about the risk reserve, छोटा सा paper है, tells about why it is important to put aside a little pool of money. What are the important aspects of it? And these are the people that actually can convince upper management. अगर आपके organization में काम करता हुआ project manager कहे कि नहीं, आपको 10% किनारे रख देना चाहिए, above and beyond what you're paying me for the project, most probably, depending on the seniority and the expertise of the project manager, जो आपकी upper management होती है, वो कहती है कि यही पैसे मैं दे रहा हूँ, get through the project. आप अब कह रहे हो कि above and beyond 10% को भी रखें. That doesn't go very far. But when you bring in consultants, and these are people who have worked across different organizations, फिर their words carry a lot of weight also. And that is why it was so important to read these things and try to use these to convince your upper management. And I'm hoping that you guys will be the tool to do this forward, or to take this forward. Mr. Gollereth is founder and president of his own incorporated. I'm sure he's come up and created his own consultancy firm. Maker of SEER, Suite of Estimation Tool. He was also one of the principal developers of SEER SEM, Software Estimation Model.
He completed his undergraduate work. He is an MBA from California State University, member of ISPA, SCEA, IEEE, engineering जो इनका वो group है, IFPUG, ACM. He was honored with the Freeman Computing Machinery. He was honored with the Freeman Award, recognizing his long-term contributions to the field of parametric analysis and I'm sure project management. And this person also teaches courses or used to teach courses in software cost, schedule and risk analysis. बहुत important है ये कि people who are academic in nature, you know, who have gone out and read papers and tried to convince people, they carry a lot of weight also. And reading what they have put aside internationally is a wonderful, wonderful learning tool for all of us also, including myself. Mr. Golorath teaches courses in software cost, schedule and risk analysis, software project management, software engineering, systems architecture, and other related topics. He has lectured internationally and is the author of many papers about software project management. He can be reached obviously then, and he also has a website. Go out and see if it is, if you can see more interesting articles in there. It's always good to go out and learn and read what people have to say about things that we are learning. Theory एक तरफ, academic teaching एक तरफ, and going out and learning what is being done practically, it carries a lot of weight. So all of you, as a practical experienced project manager, I would suggest that try to create that link between what I'm learning in books to what I can do. ये सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं है project management की कि आपके हाथ में एक डिग्री आ जाए. Actually जब आपके हाथों में इंशाल्लाह ये डिग्री आ जाएगी MS in project management की, तो आपके shoulders पे एक बहुत बड़ी responsibility भी आ जाएगी. When you go out in the market and you say I have MS in project management, people would ask you questions and people would assume that whatever you have to say, you mean business, that you have applied it and you know the value of implementation of these tools and techniques. People will start expecting a lot from you. And the worst thing will be if, जो unfortunately ऐसा होता भी है, लोग कहते हैं ओ ये हमने पढ़ा है मगर हमको अप्लाई नहीं करना आता, या हाँ सिर्फ ये पढ़ाई की हद तक है, implementation में इसका कोई फायदा नहीं है. Project quality and risk management. I would hate for any one of you who's listening to me or he has or she has enrolled in this course to go out and say these things. So we are the carriers. Again, like I said that before also, we need to understand why certain things are important. More we'll read, more practically we'll be able to implement these things. हम लोगों को ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, और किसी को समझाने से पहले इट्स इम्पोर्टेंट कि हमको खुद समझ आ रही हो ये चीज़ें. सो विद दैट हैविंग सेड ऑल दैट, एक और पेपर है और उसको रीड करेंगे. एंड अगेन इट्स इन कंटिन्यूएशन. इस वक्त मार्केट में ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, आई वुड सजेस्ट एंड स्ट्रांगली रिकमेंड कि चलो एग्ज़ाम की हद तक तो ठीक है, आप ये सब पढ़ रहे हैं, यू नो इट्स अ गुड थिंग. आई एम श्योर कि आप लोगों के नंबर्स भी अच्छे आ जाएंगे, मगर जितना आप पढ़ेंगे it will open your eyes, your brain and give you an insight into what the world is going through at this point in time. दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, ठीक है. So let's go out and read another paper. ये जो दूसरा पेपर है, it's written by a person named Sarim Khan, और again it is also from the PM World Today. सेम टाइम फ्रेम वॉल्यूम जो 8 है नवंबर 2006 का, मगर अगेन इट्स अ डिफरेंट पर्सन टॉकिंग अबाउट द रिस्क. और ये वो कोई नई चीज़ अब आप नहीं पढ़ेंगे. ये जो पिछले आई वुड से 12-14 लेक्चर्स में जो भी बात मैंने की है, वही चीज़ें ये लोग बोल देंगे और इन अ पेपर फॉर्म. सो देयर इज नथिंग न्यू दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. हम सब जब काम करते हैं, वी आर ऑल थिंकिंग इन द सेम डायरेक्शन.
ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, more experience they have and working in a bigger corporate sectors, by the way. PMO इतना strongly enforce कर देती है ये चीज़ें कि it kind of becomes second hand nature to us. We all know that we had to do it, right? शुरू में जिस तरह से मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हर प्रोजेक्ट मैनेजर और अपवर्ड जो कम्युनिकेटर्स होते हैं, जिनको स्पॉन्सर्स भी हम कहते हैं, सारे रेजिस्ट करते हैं इस आइडिया को कि प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, और मैं भी उनमें से थी. मगर मोर यू गेट टू इट, देन एक तो ये कि चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन आसान होना शुरू हो जाती है. जब आप इम्प्लीमेंट करने लगते हैं और जब आपके साथ जो पीयर्स होते हैं, दे टॉक द सेम लैंग्वेज, वी वर्क इन द सेम रूटीन, तो वो चीज़ें खुद ब खुद बहुत आसान लगने लगती हैं और लगता है कि हाँ ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर हम कैसे कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट. तो विद दैट लेट्स फोकस ऑन दिस पेपर एंड सी व्हाट सरीम हैज टू से अबाउट इट. PM World Today Tips and Techniques, November 2006, like I've already said to you. और जो इस पेपर का नाम है, it's how to reduce risk in project schedules and portfolios. Even the best planned projects can go wrong. जो percentage है troubled या failed projects की, वो है 66%. इसका ये मतलब है कि 3/4 of the projects that are taken up in the world end up being either troubled या failed. Trouble का मतलब होता है कि it's one step away from being failed. मगर significant issues आ चुके होते हैं उसमें, जिसको कोई outside intervention की ज़रूरत हो जाती है to bring it back. यानी कि planning phase में से closure phase तक जाने में things do go wrong, right? So even the best planned projects can go wrong. Every project manager knows that. Unexpectedly, from left field comes a curveball, leaving plans, budgets and time scales in tatters. वो हमेशा मैं एग्जाम्पल यूज़ करती हूँ ना कि जो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या दे आर वंडरफुल प्लानर्स, और वो प्लानिंग फेज में इतनी प्लानिंग करते हैं कि दे स्टार्ट लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ दिस इज़ हाउ थिंग्स विल बी डन. और जब ये सारा काम हो जाएगा तो ऑन July 16th at 4 PM we will have our closure lunch at barbecue tonight. ये बड़ा मेरा कॉमन सा एग्जाम्पल है. सो अभी आपने तो एग्जीक्यूशन ही नहीं शुरू की है, अभी तो आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं आए हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी नहीं हुई है. आपको पता नहीं है कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे या जब काम शुरू हो जाएगा तो क्या होगा. मगर फ्रॉम प्लानिंग पर्सपेक्टिव जो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, वो कहते हैं, उनको लगता है कि आंख बंद करके हम एक इस रोड मैप को स्प्रेड आउट करेंगे एंड एवरीवन विल डू एग्जैक्टली एज व्हाट वी हैड प्लान्ड. ऑल द रिसोर्सेज, सारी चीज़ें हो जाएंगी, इक्विपमेंट काम करेंगे, लोग काम करेंगे, स्पॉन्सर्स उसी तरह की डेडिकेशन के साथ आएंगे, चेंजेस आएंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, और प्रोजेक्ट क्लोजर में जब जाएगा तो विल डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड फाइनली जो मैंने आज प्लान किया है उसी तारीख को, उसी डेट को हमारी वो एंडिंग मीटिंग होगी. वाओ, दैट इज़ वंडरफुल प्लानिंग. मगर क्या रियल लाइफ में ऐसे होता है? समटाइम होता भी है. I'll be honest, I've had some very successful projects and I'm very proud of them too. मगर कहीं ना कहीं चीज़ें टूटती भी हैं. उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर लेते हैं, अगेन एक्सपर्टीज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर. कई दफ़ा ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि यू कैन नॉट मीट दैट एंड डेट, और ये होता है कि हर तरफ से कोई ना कोई चीज़ आ रही होती है. जो लेफ्ट फील्ड की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ बेसबॉल खेलता हुआ ऑथर है, comes a curveball leaving plans, budgets and time scales in tatters. But it doesn't have to be that way. Unexpected isn't the same as unimaginable or inconceivable. ठीक है?
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती हैं वो रिस्क्स होती हैं, एंड दैट डजंट मीन कि हम ये वो चीज़ें होती हैं जो इमेजिन नहीं की जा सकती हैं। अब अगर हम नेचुरल डिजास्टर्स ही को देखें तो हमने जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क की बात की थी तो हमने कहा था कि अर्थक्वेक है ना, एक रिस्क है। अगर आप इस्लामाबाद रीजन में हो या पोठोहार रीजन में हो या आप किसी अर्थक्वेक बेल्ट में काम कर रहे हो, यस, earthquakes are natural disasters and it can happen। मगर अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कभी earthquake आया ही नहीं है, 200 साल से कभी आया ही नहीं है, तो then no, yeah, that is unimaginable, that is very very low risk, or maybe it's not a risk at all, don't worry about it। और कोई भी चीज हो सकती है ना। So depending on the unexpected, usually it is not unimaginable or inconceivable, you need to be able to identify majority of the risk, majority of the factor that can affect your projects in the planning phase under identification of risk। For all too often the things that go wrong in projects could have been foreseen as at least possibilities। हो सकता है कि probability भी low हो और impact भी low हो, मगर we were in a comfort zone of the planning phase to have identified those risks। In many projects, adverse factors such as bad weather, supplier unreliability and technical delays are ever present dangers, right? पाकिस्तान में है, सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। मैंने इलेक्शन की कभी बात की थी। अगर आपको पता है कि अगर आप किसी एनजीओ सेक्टर में हो, गवर्नमेंटल पॉलिसीज जो हैं वो आपको इट्स ब्रेड एंड बटर फॉर यू, तो फिर क्या है, अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट के 5 साल ख़त्म होने वाले हैं एंड देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि बिफोर वी स्टार्ट और बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कैन चेंज, that's a very high factor risk for you। ठीक? So what is often lacking though is a way of mitigating against these risks and doing so cost effectively। अब हम एक्शन प्लान तो बना लेते हैं जिसमें हमने रजिस्टर में बात किया था कि 1 2 3 4 है, मगर what do we do now? ये जो एक्शन आइटम्स हैं, we have to as project managers come up with the most effective way of taking care of these risks। For mitigating against risk or uncertainty inevitably consumes resources, we all know that, and adds to project cost। एक high impact and high probability जो risk है, उसके लिए हमने 4 sources of action बनाए हैं to minimize it। Obviously we know कि जो 4 steps हैं that needs to be taken to minimize if not eliminate that particular risk will cost us money। मगर अगर ये risk हो जाता है because the impact is high, it can be catastrophic to my project। So for mitigating against risk or uncertainty inevitably consume resources, we know that, and adds to project cost। Obviously वो जो 4 steps हैं they will consume little bit of money, मगर protecting a project budget or time scale from every possibility that may impact it can quickly cause cost to balloon। Okay? The result: a budget that was once considered affordable becomes unimaginably expensive, with scarce resources expended for guarding against unlikely events that did not in fact occur। अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। 4 स्टेप्स हमने एक रिस्क के लिए, हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी रिस्क के लिए लिखे। हमने दूसरा, अगर हमारे सारे रिस्क्स हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी हैं और उनके लिए, और अगर हर के लिए हमने 4 एक्शन आइटम्स बना दिए हैं, ऑल एक्शन आइटम्स नीड मोर इक्विपमेंट, मोर ट्रेनिंग, मोर रिसोर्सेज, तो जो 600,000 का प्रोजेक्ट है अब वो 600 मिलियन का भी प्रोजेक्ट हो सकता है। आई नो आई एम एग्जैजरेटिंग द नंबर्स, मगर ऐसा भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट बी टू रिस्क एडवर्स।
there's always a balance, there's always a check and balance. That delicate line कि आप इतना भी ना, वही वाली जो बात हमने पिछले लेक्चर में की थी, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, आप इतना भी नहीं पेसिमिस्टिक हो सकते कि आप कहें कि हर चीज दुनिया खत्म हो जाएगी, और दुनिया खत्म अगर हो गई तो इसका डेटा बैकअप हम कैसे करेंगे. You cannot take it to that level. So there's always a delicate line which you don't need to cross, and you know where that line exists, and you need to know where that line exists. Okay? So with that, let's read it one more time. What is often lacking, though, is a way of mitigating against these risks and doing so cost effectively. ये याद रखें कि जो चार steps हम डाल रहे हैं, they have to make sense because everything cost us money, and sponsors need to understand कि इसका benefit क्या है. For mitigating against risk or uncertainty, inevitably consumes resources and adds to project cost. Protecting a project budget or time scale from every possibility that may impact it can quickly cause cost to balloon. ठीक है, अब वो जो delicate line है, we need to understand what are the more important things that we need to put in place. सब risks हैं वो high impact and high probability नहीं हो सकते हैं, and that is the decision that you will make. The result, a budget that was once considered affordable, वही वाली बात है, 600,000 का project था, affordable था, becomes unimaginably expensive. With scarce resources, है ना, limited resources की दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ resources can be human resources, cost, time, जो भी जिस तरह से हम बोलते हैं, expended for guarding against unlikely events that did not occur. जो चीज़ हुई नहीं है उसको हम बचाते बचाते ये नहीं कर सकते कि अगर कि हमने 100% अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है. सो रिमेंबर दैट एक डेलिकेट बैलेंस है. अगर आप इस तरह से काम करेंगे कि आप हर ही छोटे छोटे रिस्क के लिए 4 स्टेप्स ऑफ एक्शन डाल देंगे, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट विल गो बैक, and so will your credibility in front of the customer. They will start questioning, what are you doing then? Why have I put you in place? If I minimize and eliminate every risk, yes, then will my project make sense? Will it even make sense to do this project with you, right? So then your credibility will be at stake also. So there's a solution. Okay? The whole concept of the paper lies on, so what do we do then? The answer is yes, and perhaps surprisingly, it is a solution that has its roots in the most fundamental of project planning, constructs the project network. Advanced project management की क्लास में हमने ये किया था. I'm sure सबने आपने वो अटेंड की होगी. So with that, अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये. By incorporating risk and uncertainty parameters with respect to individual activities within the network, and then applying advanced simulation techniques to extrapolate the potential outcomes, project manager can create a precise picture of where mitigation will be most effective. I hope I didn't confuse all of you with big words, because these are not my words, these are coming out directly out of this paper. मगर what they're simply trying to say in simple words, जब हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया था तो हमने क्रिटिकल पैथ भी बनाया था उसके साथ. अब हमको ये डिसाइड करना है कि अगर ट्रेनिंग इज नीडेड, तो ये ना हो कि जब प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है तो ट्रेनिंग हमने आइडेंटिफाई कर दी, या तो अब हमारा क्या काम होगा एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जहाँ भी स्लैक्स होते हैं और जहाँ भी लैग्स होते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क में, जहाँ पे काम का बर्डन कम होता है, और हम ट्रेनिंग सिर्फ एक एग्जांपल ही यूज कर रहे हैं, राइट, देयर कैन बी मेनी अदर रिस्क, पीपल कैन गेट ट्रेन्ड इन दैट टाइम फ्रेम. और एक और पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें तो ऑल दीज ट्रेनिंग्स आर आउटसाइड ऑफ योर प्रोजेक्ट. दे आर लाइक ट्रेनिंग फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, फॉर योर पर्टिकुलर सेक्टर, है ना.
तो वो जो चीज़ें वो PMO हैंडल कर लेगा आउटसाइड ऑफ योर ओन प्रोजेक्ट और अक्रॉस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो हो वो इट्स नॉट गोइंग टू इनकर ऑल द कॉस्ट. अगेन दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, देयर वुड बी मेनी सिचुएशन. सो there is a solution. The answer is yes, and perhaps surprisingly, it is a solution that has roots in that the most fundamental project planning constructs the project network. जहाँ जहाँ भी आपको देख रहे हैं कि काम का burden कम है, use those time slots, use those opportunities to mitigate the risks. And what would be the result? The result will be a better understanding of the real risks that the project face, and resources intelligently expended on mitigating against risks where the probability of occurrence and the consequences are clearly understood. Ball is right back in the project manager's court of knowing and understanding the consequences, which are the impact, and the probability, which is the likelihood of the risk happening. So instead of a scattergun approach to project plan protection, and what do they mean by scattergun? यानी कि हर risk को हमने कहा कि ये भी high है और इसका impact भी high है, likelihood भी high है, and oh these are all the action items that I need to do, and we don't put a lot of thought process in planning those action items. वो scattergun approach है. Blasting resources off in the hope that effective protection will result, project managers can deploy a sniper's rifle, clearly targeting identified risk and uncertainties. ये नहीं आप कर सकते हैं कि आप सबको high impact, high probability करके 4 action items दे दें, तो फिर तो हम कभी planning phase से execution phase में ही ना जाएं, है ना? अगर ज़्यादा identify करेंगे तो ज़्यादा time खर्च होगा, until and unless it will come to a point that project sponsors will have to say enough is enough, stop it now. And that is not the situation we as project managers want to be in. The basics aren't complicated. Logically, every activity on the project network is affected by uncertainty. It might cost this much or it might cost that much. There's a range of possible cost estimates or outcomes, in other words. Likewise with time scale, at best an activity might take this long or at worst that long. So plug these ranges into the project network as parameters associated with each activity. इसमें हम वो काम कर रहे हैं जो हमने पिछले पेपर में कहा था, optimistic, pessimistic, और उसके बीच में क्या होता है, more likely approach. Risks are treated in similar manner. An activity may be deemed to be at risk or being affected by an identifiable discrete event, such as bad weather, or it may not. That risk in turn has consequences. Cost increases or time scale overruns. For example, so if an activity or group of activities is deemed to be at risk, plug that risk into the network as well, as an appropriate percentage probability as judged by the team in risk workshops. Going back to when we were identifying risk, high, moderate, low है या probability of it happening 10%, 25%, impact exposure क्या होगा 10% है या 80% है या 25% है. The resulting network with risk and uncertainty parameters attached can then be modeled. At a basic level, the process of simply constructing the model yields valuable insights. बहुत से simulation techniques हैं इस वक्त market में, Monte Carlo है और बहुत से हैं, different corporates adapt different simulation techniques. It might be discovered that most of the risk occurs in the latter stages of the project. For example, in a particular branch of the network, at the very least, it is possible to quantify the number of risks that a project faces at which stages in the project that they might impact, and the range of possible project cost and time scale outcomes.
This in itself is no mean feat, given the cumulative nature of project activities and their linked interdependencies. Very well said, kind of put everything in the nutshell. But the real payback comes from simulation. Okay, simulation techniques हैं, I would strongly encourage you go out, कोई paper read करें, निकालें और देखें कि what are these. Advanced probability based Monte Carlo mathematical modeling techniques and tools can run potentially many hundreds or even thousands of individual simulations, building up a picture of the project risk profile. When you use these techniques, obviously virtually आपको बताना बहुत मुश्किल था और है, मगर when you go out and use it, तो इस तरह से आपको एक बहुत अच्छी picture दे देते हैं ये simulation techniques. But most of the time, even when you don't need it, if you just use your expert judgment, subjective analysis, you can still come up with a good model. मगर obviously यहाँ tools and techniques में simulation techniques को favor कर रहे हैं, तो this is what the author has to say. This information can be leveraged in a number of ways. Although there are no hard and fast rules on how to treat such insights, many project managers choose to create a list of the top 10 risks faced by a project. जब भी status report हम देते हैं for people in the advanced project management or people who have attended, which I'm sure all of you have. I know कोई prerequisite नहीं है MSPM में, मगर ज़्यादातरों ने पहला जो सेमेस्टर होगा उसमें एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ली होगी. उसमें जो स्टैटस रिपोर्ट का टेम्पलेट था जो आपको असाइनमेंट की तरह दिया गया था, उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. Other than what we've accomplished and what we're planning on accomplishment, there's a place to put in the top 5 or the top 10 issues, top 5 or top 10 risks, top 5 or top 10 changes. ये जो है, it kind of puts you on the right footing with the customer, ताकि आप उनको बता सकें कि look, I told you so, and I know what is going on. I could actually try to predict. I tried to predict what was on the horizon. I tried to predict what could affect my project, or in turn affect your project, right? ये बहुत important चीज़ है, and this is exactly what they're saying in this particular paper. Many project managers typically choose to create a list of the top 10 risks faced by a project. Alternatively, through a process of weightings, the most likely risk and the risk with the greatest consequences. Again, those 2 numbers are coming up, likelihood and the impact, can be combined in order to create what is known as project's exposure. The product of likelihood and the impact or the consequence gives you the severity or the risk rank, same thing that we used in our risk register. Another common technique. और फिर क्या हुआ था, जो हाई प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट जो थे, सिवियरिटी, उनके लिए हमने क्या किया कि उनके लिए हमने एक्शन आइटम्स बनाए और फिर उन एक्शन आइटम्स को इम्प्लीमेंट करके या ऑब्जर्व करके हमने उसका लाइकलीहुड को कम कर दिया या उसका इम्पैक्ट को कम कर दिया, एंड नाउ वी एंडेड अप क्रिएटिंग अ स्मॉलर नंबर ऑफ सिवियरिटी. ये वही चीज़ है जो हमने रिस्क असेसमेंट लेक्चर नंबर 25 में की थी, बाय द वे, इफ आई रिकॉल करेक्टली. एट दिस पॉइंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट benefit of the process can be realized. For a start, there's an opportunity to manage expectations better. From our observation, it seems that the sponsors of many high-profile project failures, the sort of IT, aerospace, or construction disasters that appear on our newspapers' front pages, had no idea how risky their projects were or where those risks lay. पिछले ही इसी लेक्चर में पिछला पेपर जब मैं पढ़ रही थी और मैंने वो कहा था कि कराची की केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, लाहौर की LDA बिल्डिंग में आग लग गई, या आपका कोई IT प्रोजेक्ट है, बिल्कुल टोटल डिजास्टर हो गया. दैट इज व्हाट यू वुड थिंक कि क्या इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे या इनके स्पॉन्सर्स थे, दे वर नॉट थिंकिंग, दे डोंट इवन नो व्हाट रिस्क्स आर, दे नेवर लुक्ड एट
the probability of risk and the impact of risk, they never did any of this? Maybe they did not. Maybe they all believed in one thing. जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, और जब वक्त आया, disaster लेके आया. Yet more importantly, there is a major opportunity to actually manage those risk scenarios better. One obvious and highly cost-effective way of doing this is through close monitoring of the risk areas, continuous and continual monitoring. But there's also an opportunity to deploy that sniper's rifle, to apply resources in a focused manner to mitigate against specific risks. In itself, this can prove a powerful reality check. If mitigation resources are being applied to areas not on the list of critical top 10 risks, for instance, it's time to ask some pointed question as to why. अगर high impact और high probability, या अगर आपका कोई risk, जैसे risk assessment matrix में हमने जो color किए थे, अगर red या yellow या orange नहीं है, and आपके risks green या blue हैं, तो sponsors can actually ask you, good, again these are, we are assuming informed and educated sponsors, they will ask, why are you spending money on training, agar if it's such a low risk? Why are you spending so much money on buying really expensive equipment and software for data backup when the probability of losing data is so small, right? Because our likelihood bhi kam hai, impact bhi kam hai. That is where this paper brings, it opens up those tube lights in our head. Indeed, we often find that there may be a disconnect between mitigation resources and the risk areas. Both are at the project level and at the portfolio level. Are resources being allocated on the basis of risk, for example, or on the basis of quieting those who are shouting the loudest? कई दफ़ा हम just because के risk उसने identify किया था and he's very vocal in all the meetings, I'm going to take care of that, without thinking logically, does it need more resources? Is the level of mitigation precisely calculated to be appropriate to the exposure, or is it a figure plucked from the air with no real sense as to whether it is adequate or represents good value for money? Such questions can yield significant saving as well as sharply improving project performance in terms of meeting budget and timescale expectation. अब जो बात हो रही है इस पेपर में, ये वो हो रही है कि जब हमने रिस्क रजिस्टर में लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया और वी केम अप विद द सिवियरिटी, द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, जब हमने रिस्क रैंकिंग की थी, तो did we really take all the right ideas in account, right? At the level of the entire portfolios of projects within an enterprise, the same kind of opportunity arises. Typically, for example, we see that the largest projects have the greatest resource reserve set aside for mitigation. Logical perhaps, but it is more logical and far more cost effective to allocate the largest reserve to the riskiest project. Large कोई word नहीं होता है. मैं हमेशा कहती हूँ कि small और large का word हमको नहीं use करना चाहिए projects में. Projects are either simple or projects are either complex or complicated. And all depends on what we are trying to deliver as scope or product of the project, and also the experience of the project manager and the project staff. So don't use the word large or big, large or small. Use the word simple or complex. Indeed, several of our customers have experienced significant overall reductions in the extent of the resources that they must set aside for project mitigation. And that is done precisely for this reason. In short, it is possible to treat project risk and uncertainty far more intelligently than is often the case. And in a project-oriented world where resource constraints are an ever-present fact of life, that intelligence can make an enormous difference to project success.
हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट में। सारिम खान साहब जिन्होंने ये पेपर लिखा है, ही इज अ CEO ऑफ PertMaster, a provider of risk and analytical software for the project portfolio management environments, and they focus on oil and gas exploration, engineering, manufacturing, construction, aerospace, defense and governmental industries. I'm sure they haven't left anything except software में इन्होंने काम नहीं किया है. The writer of this paper, who also hold responsibility for all aspects of PertMaster public business and technology strategies. He has a lot of experience in SAS Institute and has worked closely with many Fortune 500 companies to better apply predictive risk and analytics solution, enabling clients to win and deliver profitable real-life projects. He is also a member of the PMI and as the Association of Project Management, APM, in the UK. Mr. Sarim Khan lives in Dubai for the last 3 years and is holding a BSc from Lancaster University Management School, UK. Sarim can be reached at sarim@pertmaster.com. Lancaster University, we at ComStats also have a dual degree program with Lancaster University. So for all those who are right now currently enrolled in our virtual campus, should also go out, and it actually gives a little value to our name also, because ComStats is actually aggressively going out and making sure that our content, the subject content, the material and our degree programs are always at par with some of the more excellent institutions of the world. So with that, all the best to you. Happy learning, happy reading. Please go out and make sure you read both the papers. थोड़ा सा nutshell में आपको information मिल जाएगी. Also, like I said, it opens up your eyes and it actually opens up your brain to a lot more papers, lot more publications that are out there. और एक चीज़ जो ये papers पढ़ने के बाद होता है, आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है. Oh yeah, I understand that more. Because जब वही बात मैं भी कहूँगी और आप भी कहेंगे और वो भी कहेंगे, and everybody in the world is saying the same thing, then obviously that starts carrying more weight, right? With this, all the best to you. I will see you with lecture number 30 next week, inshallah. Allah Hafiz.